नमस्कार दोस्तों, सेहत मेरे गांव की मुहिम में आपका स्वागत है। घुटने से जुड़ी समस्याएं और उससे संबंधित अन्य रोग, इसके बारे में हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 किया, जिसमें हमने कुछ कारण आपको बताए जिसकी वजह से घुटने में समस्याएं या तथा अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। आज कुछ और कंडीशंस हम आपको बताएंगे, कुछ अन्य रोगों का जिक्र करेंगे जो घुटने की हेल्थ को खराब करते हैं। उनमें से एक है गाउट, जिसको हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। गाउट का मुख्य कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ना होता है। यूरिक एसिड वैसे तो एक अन्य वेस्ट की तरह होता है जो कि हमारी पाचन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में शरीर इसको बाहर निकालता रहता है यूरिन के रास्ते से, लेकिन कुछ कारणों से, जिसमें किडनी का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज, बहुत ज्यादा प्रोटीन का यूज तथा कुछ अन्य कारण, जिसकी वजह से यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। वैसे तो यूरिक एसिड एक लिक्विड फॉर्म में होता है जब वो ब्लड में होता है, लेकिन जब वो घुटनों में या शरीर के किसी अन्य जोड़ में जमा होने लग जाता है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वो सुई के नोक के जैसा क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप होता है या वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है। और वो क्रिस्टल्स हमारे ज्वाइंट्स हैं उससे संबंधित जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको पिक्चर दिखाई और आपको घुटने की पूरी संरचना समझाई, उसी संरचना में टेंडन्स हैं या लिगामेंट्स हैं या कार्टिलेज है या अदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनको धीरे धीरे ये डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसमें ये उनको स्टिफ करता है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करता है और जो सिनेवियल फ्लूइड होता है जो घुटने के बीच में भरा होता है उसकी विस्कोसिटी को भी ये चेंज कर देता है। दैट मीन्स उसको भी गाढ़ा कर देता है और धीरे धीरे घुटना स्टिफ होना शुरू हो जाता है और जाम होने की कंडीशन तक भी पहुंच पाता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अदर जॉइंट्स में भी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और स्टिफनेस बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कोई भी बीमारी एक रात में नहीं बनती, तो गाउट भी या गठिया भी कोई एक रात में बनने वाली बीमारी नहीं है। इसको भी काफी टाइम लग जाता है। जब हम प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें दर्द है या सूजन है या स्टिफनेस है, उसको हम अगर अवॉइड करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेती है और ये उनमें से एक बीमारी है। दूसरी बीमारी है आर्थराइटिस। वैसे तो आर्थराइटिस बहुत तरह का होता है, लेकिन प्राइमरली घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटिज्म या रोमेटेड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, जो पहले दो कारण थे जिसमें से अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की कमी और न्यूट्रिशन की कमी, वो दोनों भी इसका मुख्य कारण है। और बाकी कारणों में बहुत ज्यादा वेट होना, हैवी वेट, या आपका शरीर अगर बहुत भारी है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के भरपूर चांसेस हैं आपको। या फिर किसी तरह की इंजरी, कोई चोट लगी है, पुरानी चोट है लेकिन उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, वो भी एक टाइम के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप हो सकती है। उसके अलावा एज रिलेटेड चेंजेस, जो बिकॉज एज के साथ साथ बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस आते रहते हैं। अगर एज के हिसाब से हम अपने न्यूट्रिशन को ना बदलें, अपने लाइफस्टाइल को ना बदलें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की गिरफ्त में हम आ सकते हैं। एक्सरसाइजेस की कमी, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट है रोमेटिज्म, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटिज्म या रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक पेनफुल डिसीज है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है पहले वो समझे। इम्यूनिटी आप सबको पता है, कोविड के टाइम में तो शायद सबको पता चल ही गई है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि हमें बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाती है। लेकिन जब यही प्रणाली किसी कारणवश इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए तो ये हमारे शरीर के खिलाफ ही हो जाती है और शरीर के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों पर या कुछ सेल्स पर या कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पर, जो हमारी हेल्दी सेल्स के ऊपर हमारी इम्यून सेल्स, जो डिफेंसिव सेल्स हैं, वो अटैक करना शुरू कर देती हैं और उसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। रोमेटिज्म भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो जेनेटिक भी हो सकता है और कई अन्य कारणों से हो सकता है, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक कोई बहुत इसका विशेष कारण नहीं पता चला है कि इसकी वजह से होता है। लेकिन डेफिनेटली पुअर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस की कमी या कोई भी चीज झटके से करना या बहुत ज्यादा तनाव लेना, इसमें इसको ट्रिगर कर सकता है। ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं। अब अगर न्यूट्रिशन को आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करें, एक्सरसाइज करते रहें, तो रोमेटिज्म से भी बच सकते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से भी बचा जा सकता है। बिकॉज अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो कई बार आपके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, बट आपको, कई लोगों को पूरी जिंदगी भी पता नहीं चलता है, वो हेल्दी जो है उनकी जिंदगी पूरी बीत जाती है। रोमेटिज्म में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस में
पैरों में घुटनों में स्वेलिंग आ जाना, खासकर मॉर्निंग स्टिफनेस, जब सुबह उठते हैं तो जब आपके जोड़ स्टिफ मिलेंगे और जैसे थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है वो स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाती है और पेन भी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर सुबह की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो उसको हम रोमेटिज्म से जोड़ के देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस थी जो मेडिकल कंडीशंस कह सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर घुटने की कोई समस्याएं हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई टेस्ट करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एक बीमारी जो है वो हमें डायग्नोस कर दी जाती है, बता दी जाती है। पहले जो हमने वीडियो में 2 रीजंस बताए, अगर उनको हम समझें अच्छी तरह से तो इन सब रीजन से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अलाइनमेंट बैलेंसिंग कम होना, कमजोर होना, मसल्स कमजोर होना, न्यूट्रिशन कमजोर होना, और फिर उनको लीड करते हैं हमें बीमारियों की तरफ, और ये बीमारियां। दोस्तों, इस पूरी मुहिम का मकसद आपको एक बेसिक अवेयरनेस, बेसिक एजुकेशन देना है, सो दैट आप बीमार होने से बच सकें और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इन बीमारियों से बचा सकें। कुछ बीमारियां जो बहुत कॉमन हैं उनको हम प्राइमरली ले रहे हैं। घुटने की बीमारी जैसे हम देख रहे हैं या हमने फील किया है कि बहुत कॉमन है, सो इसलिए इसको जो है पहले लिया गया। इस वीडियो से संबंधित या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमसे छूट गई है या कोई और सवाल का अगर आपका घुटने से संबंधित या उसकी बीमारी से संबंधित कोई है तो आप हमें कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। चौथी वीडियो जो है वो निवारण पे बनाएंगे। अगर किस तरह से हम ये जो 3 कंडीशन है प्राइमरली, या कुछ जनरल कंडीशंस भी होते हैं जिनको हम बहुत किसी डिसीज का नाम तो नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट होता है घुटने में, उनसे कैसे बचें। अगर आप किसी स्टेज पे आपकी बीमारी पहुंच गई है तो उसको आगे बढ़ने से कैसे रोकें। देखिए, लास्ट स्टेज आजकल नी रिप्लेसमेंट है, नी ट्रांसप्लांट है, जो कि वैसे तो एक जेनरिक उसमें बताया जाता है कि नहीं जी कुछ नहीं होता, ये तो बड़ा सेफ है, ऐसा है या वैसा है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। बट चूंकि कोई भी शरीर का जब हिस्सा नेचुरल हिस्सा आर्टिफिशियल हिस्से में मतलब तब्दील होता है तो वो इतना आसान नहीं होता। अगर किसी का घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है आपके आसपास, एक बार उसे जाकर जरूर मिलें, उससे पूछें कि घुटना बदलवाने से पहले उसने कितनी तकलीफ सही, क्योंकि घुटना बदलवाना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि आज दर्द हुआ कल पहुंच गया डॉक्टर ने घुटना बदल दिया। जब ये लास्ट स्टेज होती है, जब बहुत ज्यादा दर्द, पेन, डिस्कम्फर्ट आप सह चुके होते हैं और फिर लगता है कि एक ही ऑप्शन बचा है, और घुटना बदलवाने के बाद भी जितनी प्रिकॉशंस, जितनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जितना ध्यान इसका रखना पड़ता है, उसका अगर आधा ध्यान भी हम अपने हेल्दी घुटने का रख ले तो कभी घुटना बदलवाने की नौबत ही ना आए। हम दर्द से बचेंगे, डिस्कम्फर्ट से बचेंगे और डेफिनेटली पैसे के नुकसान से भी बचेंगे, क्योंकि वो बहुत सस्ती क्रिया नहीं है, उसमें काफी पैसा लगता है। सो दोस्तों, आई होप कि आप ये जो वीडियोस हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियोस हैं, बट अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इनकी बात समझ में आएगी। अगले वीडियो में हम निवारण पे बात करेंगे, घुटने की समस्याएं इनिशियल स्टेज में सेल्फ केयर से कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं, या अगर कोई कंडीशन एक स्टेज आगे भी बढ़ गई है तो क्या उसमें स्टेप्स क्या लिए जाएं, इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप खुश रहें, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।